अगर अगर आप कभी रात में किसी सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र कर रहे हो और अचानक आपके सामने एक ऐसा टोल प्लाज़ा आ जाए जो किसी नक्शे में भी मौजूद ना हो, जहां बैरियर अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे आपकी गाड़ी नहीं बल्कि आपकी परछाई रिकॉर्ड करते हैं, जहां टोल देने के बाद लोग अपने घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन अगले कुछ दिनों में उनके परिवार को लगने लगता है कि जैसे वो कभी इस दुनिया का हिस्सा थे ही नहीं। तो क्या आप उस रास्ते से वापस लौट आओगे, या फिर मुझे बताइए, या फिर आप भी उस टोल की कीमत चुका देंगे जो रुपये में नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी से वसूल की जाती है। आज की कहानी किसी भूत या हवेली की नहीं, किसी शमशान या जंगल की नहीं, बल्कि उस जगह की है जहाँ से हर दिन हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन आधी रात के बाद वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान सुबह तक वही इंसान नहीं रहता। हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट बंद कर लीजिएगा और तैयार हो जाइए द हॉन्टेड टोल प्लाज़ा के लिए। उत्तर भारत और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग दिन में हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही उस सड़क पर अजीब सी खामोशी उतर आती। ट्रक ड्राइवरों के बीच वर्षों से एक अफवाह थी, किलोमीटर 148 के बाद यदि किसी रात धुंध अचानक बहुत घनी हो जाए तो गाड़ी रोकना मत, और किसी भी हालत में टोल प्लाज़ा पर रसीद मत लेना। लोग इसे शराब पीकर बनाई गई कहानियाँ समझते थे, लेकिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उनमें से कई लोग फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इसी शहर में रहता था निखिल अवस्थी, लगभग 32 वर्ष, पेशे से एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सिविल इंजीनियर। उसका काम देश भर के हाईवे और पुलों का निरीक्षण करना था। निखिल तर्कवादी इंसान था। उसे भूत प्रेत जैसी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं था। उसके लिए हर घटना का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता था। एक शाम उसे अचानक कंपनी से फ़ोन आया, निखिल, सुबह तक तुम्हें देवगढ़ साइड पहुंचना है। इतनी रात में? सरकारी निरीक्षण है, देर हुई तो करोड़ों का प्रोजेक्ट अटक जाएगा। निखिल ने बिना बहस किए गाड़ी निकाली। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। हाईवे लगभग खाली था। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सामान्य सफ़र होगा। लगभग 11:30 बजे मौसम अचानक बदल गया। कुछ मिनट पहले तक साफ आसमान सब अब सफ़ेद धुंध से भर चुका था। हेडलाइट मुश्किल से 20 मीटर तक रोशनी पहुंचा ही पा रही थी। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था। निखिल ने फ़ोन देखा, नेटवर्क गायब। अजीब बात है यार, उसने बड़बड़ाते हुए स्पीड कम कर दी। अचानक कार के रेडियो से तेज खरखराने की आवाज़ आने लगी। फिर एक धीमी आवाज़ आती है, अगला टोल स्वागत है। रेडियो बंद था और फिर आवाज़ ये कैसे आई? निखिल ने तुरंत सिस्टम ऑफ किया, लेकिन आवाज़ फिर भी आती गई, कृपया टोल देने ना भूलें। उसने रेडियो की पूरी वायर ही निकाल दी। आवाज़ बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद सामने धुंध के बीच पीली रोशनी चमकती है, एक विशाल टोल प्लाज़ा। उसने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम लोग तो मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास पहुंची उसे कुछ अजीब दिखाई देने लगा। इतना बड़ा टोल प्लाज़ा और एक भी गाड़ी नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सिर्फ हवा, सुनसान, और हर बूथ की छत पर लगी ट्यूबलाइट जो बिना वजह टिमटिमाने लग रही थी। निखिल ने कार रोकी। बैरियर अपने आप नीचे आ गया। बूथ खाली था। उसने शीशा नीचे करके देखा, पर कोई नहीं, कोई जवाब नहीं आया। उसने पूछा भी, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। बूथ के अंधेरे से धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया। सफ़ेद यूनिफॉर्म, छाती पर जंग लगा नेम प्लेट, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ ही दिखाई नहीं दे रहा था।
जैसे वहाँ पर चेहरा ही ना हो उसका, सिर्फ धुआं। उसने बिना कुछ कहे हाथ आगे बढ़ाया। निखिल ने 200 रुपये दिए। उस आदमी ने नोट भी नहीं देखे, बस जेब में डाल दिया और फिर एक पुरानी रसीद उसके तरफ बढ़ाता है। रसीद पर तारीख देखकर निखिल का दिल धड़कने लगा। 14 अगस्त 1998। उसने तुरंत कहा, ये क्या मजाक है, तारीख देखी है तुमने? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बैरियर अपने आप खुल जाता है। निखिल ने रसीद वापस करनी चाही, लेकिन बूथ फिर भी खाली था, जैसे वहां पर फिर कोई था ही नहीं, जैसे कुछ पल पहले कोई साया ही ना हो। उसने शीशा ऊपर किया और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं गई, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसे लगा टोल प्लाजा की सारी खाली लेन में अब दर्जनों लोग खड़े थे। सबके हाथों में पुरानी रसीदें दिखाई दे रही थी, कागज का कुछ एक टुकड़ा था और सब उसी की ओर देखने लगे। उसने तुरंत आईना मोड़ दिया। थकान है या शायद मैंने अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, वो खुद को ही समझाने लगा। करीब 20 मिनट बाद धुंध अचानक खत्म हो गई। आसमान फिर साफ, नेटवर्क वापस, जीपीएस सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निखिल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, आपका टोल स्वीकार किया गया, अगली किस्त शीघ्र ही ली जाएगी। उसने तुरंत फ़ोन नंबर पर कॉल किया। ये नंबर मौजूद नहीं है। उसने संदेश डिलीट करना चाहा, लेकिन मैसेज डिलीट भी नहीं हुआ। स्क्रीन पर फिर एक लाइन उभर कर आती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, रसीद संभाल कर रखिएगा, वापसी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। निखिल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने जेब टटोली, वही पुरानी रसीद अब भी उसकी शर्ट की जेब में रखी थी, लेकिन इस बार उस पर छपी तारीख बदल चुकी थी। अब वह लिखा था, अगला यात्री निखिल अवस्थी, और उसके ठीक नीचे खून जैसे लाल अक्षरों में एक शब्द उभर रहा था, अभी शुरुआत हुई है। सुबह लगभग रात 7 बजे निखिल की आँख खुली तो उसे कुछ देर बाद तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसके साथ। रात भर गाड़ी चलाने के बाद वो देवगढ़ के सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचकर सो गया था, लेकिन जागते ही सबसे पहले उसकी नज़र उसी रसीद पर पड़ी। वही रसीद अब भी जो मेज़ पर रखी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, ये सब थकान की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने रसीद उठाई, उसके हाथ कांप गए, क्योंकि रसीद पर अब कोई तारीख नहीं थी, ना कोई रकम, ना कोई टोल नंबर, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, पहली किस्त स्वीकार की गई। और उसके नीचे हल्के हल्के उभरते हुए शब्द, अब यादें ली जाएंगी। निखिल ने तुरंत रसीद को मोड़कर बैग में डाल दिया। अब बस बहुत हुआ, ये सब नहीं चलेगा। साइट पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात वरिष्ठ इंजीनियर शैलेंद्र राठौर से हुई। अरे निखिल, इतनी देर से क्यों आए हो? रात ठीक से पहुंच गए थे ना? लेकिन रास्ते में निखिल रुक गया। उसे लगा अगर वो बात रात की घटना बताएगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। निरीक्षण शुरू करता है, अपना काम शुरू किया उसने। सब कुछ सामान्य हुआ, सब कुछ उसने समय पे किया और सारी उसने इन्फॉर्मेशन गेट कर ली। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। एक कर्मचारी उसके सामने आया और कहता है, सर आप नए हैं क्या? निखिल उसकी तरफ मुस्कुराकर कहता है, नए? मैं पिछले 3 साल से इसी प्रोजेक्ट पर हूँ। कर्मचारी हैरान हो गया। नहीं सर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। निखिल ने बात टाल दी। कुछ देर बाद दूसरे कर्मचारी ने भी वही कहा जो पहले ने कहा, और फिर उसकी भी बात को इग्नोर करते हुए निखिल अपना काम करने लगा। फिर तीसरे ने आकर कहा। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पहली बार यहाँ आया हो। दोपहर में उसके पास अनगिनत कर्मचारी आ चुके थे और सबको पहले तो वो प्यार से समझा रहा था, फिर उसने अपने गुस्से से समझाना शुरू किया और लास्ट में उसने इग्नोर ही कर दिया। दोपहर में उसने अपने ऑफिस ग्रुप में मैसेज भेज दिया, मीटिंग कब है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसे ग्रुप से निकाल दिया गया है। उसे अपने दोस्त सौरभ को फ़ोन मिलाता है। हेलो सौरभ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं निखिल बोल रहा हूँ यार। माफ़ कीजिए, मैं किसी निखिल को नहीं जानता हूँ। और उसने फ़ोन कट कर दिया। निखिल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया।
माँ ने फ़ोन उठाया और हेलो माँ। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर उस दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गलत नंबर। फ़ोन कट गया। उसकी सांस अटक गई। उसने दोबारा कॉल किया। इस बार फ़ोन बंद था। उसने तुरंत घर जाने का फ़ैसला किया। 4 घंटे बाद वो अपने शहर पहुंच गया। दरवाजे पर वही नेम प्लेट लगी थी, लेकिन उस पर लिखा था अवस्थी परिवार। उसने घंटी बजाई, दरवाजे को नॉक किया। बहुत देर तक कोई नहीं आया। फिर उसकी माँ सामने आती है उसके, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का एक कतरा भी नहीं था। उसकी माँ उससे सवाली लहजे में कहती है, जी आप कौन? माँ जी, किससे मिलना है आपको? मैं हूँ तुम्हारा बेटा। उसका गला भर आया। मैं तुम्हारा बेटा निखिल हूँ माँ। उसकी माँ ने, जो अब शायद उसे भूल चुकी थी, अजीब नज़रों से उसे देखा। हमारा कोई बेटा नहीं है। आप कौन हैं? ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? और धड़ाम से दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। उसी पल दुनिया जैसे उसके पैरों से नीचे खिसक गई। वो सड़क पर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जेब में रखी रसीद अचानक गर्म होने लगी। उसने निकाल कर देखा। उस पर अब एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, दूसरी किस्त पूरी हुई। उसी समय पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना है तो उस रसीद को जला मत देना। निखिल पलटता है तो करीब 70 साल का एक बुढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें सामान्य रूप से सफेद थी। तुम उस टोल से गुजर रहे थे ना? निखिल ने डरते हुए पूछा। आपको कैसे पता? क्योंकि उसने अपनी जेब से बिल्कुल वैसे ही पुरानी रसीद निकाली। उस पर लिखा था 1988। मैं भी वहां से गुजरा था और उस दिन से मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। निखिल ये सब देखकर स्तब्ध हो गया। बूढ़े ने अपना नाम बताया, दामोदर। चलो, यहाँ खड़े रहोगे तो तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। वो कौन? दामोदर ने सड़क के उस पार इशारा किया। निखिल ने देखा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ चल रही थी, लेकिन उनमें से हर इंसान बिना चेहरे का था, जैसे टोल बूथ वाला कर्मचारी जो याद हो आपको। और भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति धीरे धीरे उसी की ओर मुड़ने लगा। उनके हाथों में पुरानी टोल रसीद थी और एक साथ वो सब एक ही आवाज़ लगा रहे थे, अगली किस्त का नंबर आ गया, अगली किस्त का समय हो गया। निखिल का पूरा शरीर कांप उठा। दामोदर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गया। भागो! दोनों दौड़ पड़े। पीछे से सैकड़ों पैरों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे पूरा हाईवे जिंदा होकर उसके पीछे पड़ गया हो। लग ही नहीं रहा था कोई इंसान जिंदा भी है पीछे, पर वो जिंदा नहीं थे। कुछ दूर जाकर दोनों एक जर्जर मंदिर में घुस गए। जैसे ही निखिल ने पीछे मुड़कर देखा, भीड़ मंदिर की सीमा पर आकर रुक गई। कोई भी उस सीमा को लांघ नहीं पा रहा था, कोई भी मंदिर नहीं आ पा रहा था। दामोदर ने कांपती आवाज में कहा, वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अमावस्या आने से पहले हमें उस टोल प्लाजा पर वापस जाना होगा। वापस? वहां पर क्यों जाना है? दामोदर की आंखों में बरसों का दर्द उतर आया। क्योंकि जो एक बार वहां टोल ले देता है, वो अपनी आखिरी किस्त चुकाए बिना कभी आजाद नहीं होता। और उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। बाहर खड़ी वहां बिना चेहरों वाली भीड़ एक साथ मुस्कुराने लगी, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी कोई चेहरा नहीं था। रात गहराती जा रही थी। मंदिर के बाहर खड़ी बिना चेहरों वाली भीड़ धीरे धीरे धुंध में विलीन होती गई, लेकिन उनकी फुसफुसाहटें अब भी हवा में तैर रही हों। आखिरी किस्त आखिरी। निखिल ने कांपते हाथों से मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे पूरा मंदिर उन्हें सुन सकता हो। दामोदर चुपचाप पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से वही पुरानी टोल रसीद निकाली। रसीद लगभग राख जैसी हो चुकी थी। उस पर उभरे शब्द
हर कुछ क्षण बाद बदल रहे थे। तुम्हें सच जानना होगा, दामोदर ने धीमी आवाज में कहा, वरना अगली रात तक तुम्हारा नाम भी इस दुनिया से मिट जाएगा। दामोदर ने बताना शुरू किया, आज यहाँ वो टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है, वो कभी सचमुच एक सरकारी टोल नाका था। एक बरसती रात केस कलेक्शन वैन देर से पहुंची। उसी समय कुछ हथियारबंद लुटेरे यहाँ पर आ गए। उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बना लिया, लेकिन किसी कारण आग लग गई थी। कुछ ही मिनटों में पूरा टोल प्लाजा जलकर राख हो गया। कर्मचारी, ड्राइवर, यात्री, कोई भी जिंदा नहीं बचा। निखिल ध्यान से सुन रहा था उनकी बातें। सरकार ने अगले वर्ष नया हाईवे दूसरी दिशा से बना दिया। पुराना टोल पूरी तरह तुड़वा दिया गया, लेकिन दामोदर की आवाज़ कांप रही थी आगे बोलते बोलते, जो लोग उस रात मरे उन्हें शांति कभी नहीं मिली। उसी समय मंदिर की दीवार पर टंगी घंटी अपने आप बजने लगती है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी घंटी लगातार बज रही थी। टन टन टन। निखिल ने देखा मंदिर की फर्श पर पानी फैलने लगा था, लेकिन बाहर बारिश भी नहीं हो रही थी। पानी धीरे धीरे उनके पैरों तक पहुंच गया। उस पानी में उसे एक अजीब प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसका अपना चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने घबरा कर ऊपर देखा। मंदिर के पीतल के दीपदान में अपना चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ धुंधला काला धुआं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? यही अगली किस्त है। पहले लोग तुम्हें भूलते हैं, फिर दुनिया तुम्हारा चेहरा भूल जाती है, और आखिरी में तुम खुद भूल जाते हो कि तुम कौन हो। सुबह होने का इंतजार करना बेकार है अब। दामोदर बोलते हैं आगे, अगर हमें बचना है तो आज रात ही वापस जाना होगा। लेकिन वहाँ क्यों? क्योंकि शराब उसी जगह शुरू हुआ था और वहीं ख़त्म होगा। दोनों ने मंदिर के पुजारी से एक पुराना तांबे का दीपक लिया। पुजारी ने बिना कुछ पूछे दीपक उनके हाथ में रख दिया। सिर्फ एक बात कही थी, यदि रास्ते में कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे ना, तो पीछे बिल्कुल भी मत देखना। और दोनों चल दिए। रात फिर उतर चुकी थी। आसमान पर बादल आ चुके थे। खूब अंधेरा। हाईवे पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं, सिर्फ उनकी कार और लंबी काली सड़क। जैसे ही उन्होंने किलोमीटर 148 का बोर्ड पार किया, कार की हेडलाइट अपने आप धीमी पड़ने लगी। रेडियो बंद था, फिर भी उसकी खरखराहट की आवाज़ें आने लगी। यात्री वापस आ गया, यात्री वापस आ गया। निखिल ने रेडियो की ओर देखा। डिस्प्ले बंद कर दी उसकी। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो यही सोच रहा था कि जब रेडियो का उसने तार निकाल दिया, फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अचानक कार के शीशे पर किसी की उंगलियों से लिखता आया, स्वागत है। अगले ही पल घनी धुंध ने पूरी सड़क को निगल लिया। कुछ ही क्षणों बाद पीली रोशनियां धुंध के बीच उभरने लगीं। वही विशाल टोल प्लाजा, लेकिन इस बार वो पहले से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। हर लेन में पुरानी गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ कारें आधी जली हुई थीं। कुछ बसों की खिड़कियों से काले साए बाहर झांक रहे थे। और सबसे भयावह बात, उन सभी गाड़ियों के अंदर लोग बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय वही रुक गया हो। दामोदर फुसफुसाकर कहता है ये सब देखकर, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं है, अपनी नजरें मत मिलाना और आगे ही चलते रहना। बैरियर धीरे धीरे ऊपर उठा। कार अपने आप आगे बढ़ने लगी। निखिल ने ब्रेक दबाया, लेकिन पैडल पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। स्टीयरिंग लॉक हो गया, जैसे कार अब उसके बस में ना हो। कार सीधे सबसे बीच वाले लेन में जाकर रुक गई। टोल बूथ पर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता, और इस बार वहाँ सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, दर्जनों कर्मचारी एक कतार में खड़े थे। सभी ने सफ़ेद वर्दी पहन रखी थी। सभी के चेहरे गायब थे और सबके हाथों में पुरानी टोल रसीद थी। फिर कतार के बीच से एक लंबा साया बाहर निकल कर आता है। उसकी वर्दी बाकी सबसे अलग थी। उसने सीने पर
धातु का जला हुआ बैज लगा रखा था जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था प्रबंधक। उसने बिना होठ हिलाए कहा, तुम्हारी तीसरी किस्त लेने का समय आ गया है। निखिल ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? साया धीरे धीरे मुस्कुराता है लेकिन उसके चेहरे पर मुंह ही नहीं था। फिर भी उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। हम पैसे नहीं लेते, हम सफ़र लेते हैं। हर वो इंसान जो यहाँ से गुजरता है अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा यहीं छोड़ जाता है। अचानक निखिल की जेब में रखी रसीद अपने आप बाहर निकल आती है। वो हवा में जैसे तैरने लगी हो। रसीद पर नया शब्द उभरने लगा, तीसरी किस्त, आत्मा का दावा। उसी क्षण टोल प्लाजा की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया और अंधेरे के बीच सैकड़ों कदमों की आवाज़ें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दामोदर ने तांबे का दीपक जलाया। दीपक की लौ उठते ही सैकड़ों बिना चेहरे वाले साए अचानक पीछे हट गए, लेकिन टोल प्लाजा का वो प्रबंधक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने पहली बार अपने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक जलती हुई चाबी रखी थी और वो कहता है, अगर सच जानना है तो इस चाबी से तहखाना खोलो, लेकिन याद रखना जो भी उस दरवाजे के पीछे देखता है वो फिर कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। उसी पल टोल बूथ के पीछे जमीन कांपने लगी। टूटी हुई सीमेंट की फर्श धीरे धीरे फटने लगी और उनके नीचे लोहे का एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके भीतर से सैकड़ों लोगों की चीख एक साथ सुनाई दे रही हो। लोहे का वो विशाल दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराने लगा। दामोदर ने कांपते हाथों से जली हुई चाबी ताले में डाली और टक, ताला खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में सैकड़ों आवाज़ें घुली हुई थीं। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, तो कोई बस एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा था, वापस जाओ, चले जाओ, बच नहीं पाओगे। निखिल ने टॉर्च जलाई। रोशनी तहखाने में फैल गई और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दीवारों पर हजारों टोल रसीदें चिपकी हुई थी। हर रसीद पर किसी न किसी इंसान का नाम लिखा था। कुछ रसीदें तो बिल्कुल नहीं थी, नई थी, कुछ इतनी पुरानी कि उन पर सिर्फ सूखे खून के निशान बचे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल लोहे की मशीन खड़ी दिखाई दी। उसका आकार किसी पुराने टोल टिकट प्रिंटर जैसा था, लेकिन उसके भीतर गियर नहीं, हड्डियां घूम रही थीं। हर बार जब मशीन चलती, एक नई रसीद बाहर निकल कर आती और कहीं दूर किसी इंसान की पहचान दुनिया से मिट जाती। दामोदर की आंखों में आंसू आ गए सब देखकर। यही है श्राप। ये मशीन उन सभी अधूरी आत्माओं के दर्द से चलती है जो उस आग में मरी थी। उसी क्षण पीछे से वही आवाज़ फिर से आती है, टोल कभी बंद नहीं होता। टोल प्लाजा का प्रबंधक अंधेरे से बाहर आता है। इस बार उसका चेहरा धुएं से नहीं था, जलती हुई राख से बना था। उसकी आंखों में राख थी। उसने निखिल की ओर देखते हुए कहा, हर सड़क की एक कीमत होती है। लोग समझते हैं कि वो पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते जिंदगी का हिस्सा मांगते हैं। निखिल ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर इस मशीन को नष्ट कर दूं तो क्या सब आज़ाद हो जाएंगे? हा 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 हा। मशीन टूट सकती है, लेकिन उसे रोकने के लिए किसी एक जीवित आत्मा को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। पूरा तहखाना खामोश हो गया। दामोदर ने बिना कुछ कहे निखिल की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों की थकान थी। मुझे रहने दो निखिल, मैं दशकों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन निखिल ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुमने इतने साल इसी अभिशाप के साथ बिताए हैं और अब किसी और की बारी नहीं। उसने तांबे का दीपक मशीन के भीतर फेंक दिया। भयानक विस्फोट हो गया। पूरे तहखाने में आग फैल गई। दीवारों पर लगी रसीदें एक एक करके जलने लगी।
हर जलती हुई रसीद के साथ एक आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर उठने लगी। चीखें, बहुत ज़्यादा चीखें। धीरे धीरे शांत वातावरण हो गया, प्रार्थनाओं में बदल गया। जैसे प्रबंधक दर्द से तड़प उठा, उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसने आखिरी बार निखिल की ओर देखा। तुमने रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन हर सफ़र का अंत किसी नए रास्ते की शुरुआत होती है। और वो हवा में बिखर गया। लेकिन उसी क्षण मशीन का अंतिम पहिया घूम गया। निखिल ने महसूस किया जैसे उसकी धड़कन धीरे धीरे उस मशीन के भीतर समा रही हो। दामोदर चिल्लाता है, निखिल बेटा बाहर आ जाओ, अगर मैं चला गया तो ये फिर शुरू हो जाएगा। उसने आखिरी बार अपने दोस्त की ओर देखा, फिर मशीन के भीतर बने चमकते हुए घेरे में कदम रख दिया। एक तेज सफ़ेद रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। जब दामोदर की आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। पुराना टोल प्लाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ टूटी हुई सड़क और जंगली घास थी। हाथ में पकड़ी रसीद अब खाली कागज बन चुकी थी। बरसों बाद लोगों ने उस हाईवे पर फिर से सफ़र करना शुरू कर दिया। कोई धुंध नहीं इस बार, कोई रहस्यमय संदेश नहीं, कोई भूतिया टोल नहीं। दामोदर हर साल उसी जगह एक दीपक जलाने जाता था, निखिल की याद में, लेकिन उसे कभी निखिल दिखाई नहीं दिया। साल दिन बीते, दिन से महीने बीते, महीने से साल बीत गए। कई साल बाद एक नई एक्सप्रेस वे परियोजना शुरू हुई। मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का बोर्ड मिला। उस पर जंग लगी चुकी थी। जब उसे साफ किया गया तो सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था, टोल प्लाजा पूर्ण निर्माणित, कार्य स्वीकृत। उसी रात निर्माण स्थल के सुरक्षा कैमरों में एक अजीब दृश्य रिकॉर्ड हुआ। खाली सड़क पर एक अकेला आदमी सफ़ेद इंजीनियरिंग हेलमेट पहन रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कैमरे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दे और हाथ में पकड़ी पुरानी रसीद को हवा में फहरा के दिखाने लगा। और अगले ही पल घनी धुंध पूरे हाईवे में फैल गई। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी गई, वीडियो में आखिरी फ्रेम पर सिर्फ एक वाक्य लिखा हुआ, टोल बंद नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना रास्ता बदल लिया। दर्शकों, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ रास्ते हमें हमेशा के लिए अपने भीतर समा लेते हैं। इसीलिए कभी किसी सुनसान हाईवे पर आपको ऐसा टोल प्लाजा दिखाई देना जो आपके नक्शे में मौजूद ही ना हो, या फिर मैप में दिखाई ना दे, तो याद रखिएगा, हर बैरियर पैसे लेकर नहीं खुलता। कुछ बैरियर आपकी ज़िंदगी की आखिरी किस्त मांग लेते हैं। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।